हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, यानी हमारे यहाँ पे पार्ट नंबर 4 होने वाले केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज का। इससे पहले हम ऑलरेडी फिजिक्स के पीवाईक्यूज कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, और मैंने आपको एक इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका यहाँ पे एक वीडियो मैंने कराया था, और एक वीडियो अभी हम यहाँ पे केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज के बात करेंगे, उसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देख रखे हैं, एक सिंगल प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी वीडियोस आपको उसी अकेली प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे अभी अभी आपके सब्जेक्ट्स बचे हैं, तो हम सब आपके यहाँ पे कवर करेंगे, तो उसकी आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस ये होना चाहिए कि आपका यहाँ पे जो साइंस पोर्शन है, उसमें आप यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है, जैसे 25 से लेके 30 के बीच में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में, आप यहाँ पे अच्छे से उनको करके आओ। ठीक है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये साइंस, अगर हम तीनों को कंबाइन करके मैं अगर साइंस की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे मेनली दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उनके क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे, जो भी आपके पिछले 6 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक से। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, पहला टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का, और दूसरा आपका टॉपिक है यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। देखो, केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 9th और 10th में जितने भी आपको चैप्टर्स देखने को मिलते हैं ना, सबका आप ऐसे मान सकते हो कि इक्वल वेटेज रहता है। ठीक है, अब मैटर वाले जो दो चैप्टर है उनको आप कंबाइन करके आप बोल सकते हो यहाँ पे कि हर एक चैप्टर का यहाँ पे क्या रहता है, इक्वल वेटेज रहता है। तो आप किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा कि हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का आपको यहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि आपको सारे सब्जेक्ट में, अतः इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको सारे चैप्टर्स करके जाने हैं। अब हम यहाँ पे बात करें पीरियोडिक टेबल और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में लिंक रहते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं एक साथ यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटीज़ की क्या वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना, अगर आपने जो मैंने आपको करवा रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी पीवाई की, जो आपको एनसीईआरटी सीरीज करवाई है, अगर आपने उसमें लेक्चर्स देखे होंगे तो आप इनको बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपने खुद से भी पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ रखा होगा खुद से, तो भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपने जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, मार्क पीडीएफ आपके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो अगर आपने वो भी अगर पढ़ रखी है खुद से, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी अभी क्वेश्चंस हम करेंगे ना, वो सब के सब डुएबल क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चलो अब शुरू कर लेते हैं ज़्यादा बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन जैसा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2024 के फर्स्ट सीडीएस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपको ना करेक्ट ऑर्डर बताना है एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, और आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट दे रखे हैं, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि यार ऐसा तो हमारे यहाँ पे सिलेबस में है ही नहीं, मतलब एटॉमिक रेडियस हम ऐसा इतना पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये तो आपके यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं 5.7 और 5.8। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में ना आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनके यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दे रखे हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे मैच करने जाओ, जैसे आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा था, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दे रखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये आपका है लिथियम, ठीक है, सोडियम यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे और आपका बेरिलियम यहाँ पे है। तो यहाँ पे ही आपको ये चारों एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब हो सकता है आपको अगले यहाँ पे किसी भी पेपर में आपको इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स दे दे। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ भी है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो कराऊंगा जहाँ पे हम लोग कलर कॉम्पोनेंट्स या फिर कलर कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कशन किया था। तो वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ से ही हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है कि एक्टिविटीज़ के थ्रू ही यहाँ पे उन्होंने डिस्कशन कर रखा है कलर कंपोनेंट्स का भी या फिर कलर कंपाउंड्स का भी। तो हम उसके एक सेपरेट में यहाँ पे वीडियो लाऊंगा जिसमें हम कंप्लीट कलर कंपाउंड्स की यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे मैंने दो एक्टिविटीज़ जैसे यहाँ पे लिखवाई हैं, मतलब दिखाई हैं बेसिकली। तो यहाँ पे इनके तो एटलीस्ट जो आपको एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, इनके एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस ज़रूर आप यहाँ पे करके जाना। ठीक है, अब अगर आप इनमें देखोगे तो इनमें सबसे कम अगर आप देखो तो सबसे कम आपका ऑक्सीजन का है, फिर आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का है। ठीक है, आपका एटॉमिक रेडियस। तो आपको यहाँ पे जो अरेंज भी करना है, आपको यहाँ पे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आपका जो लास्ट में आएगा वो आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। तो जब लास्ट में ऑक्सीजन आएगा तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन हटा सकते हो, और ऑक्सीजन से पहले जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हमारा नहीं है, हमारा यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से भी आपको एक एलिमेंट दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन नहीं दिया है हमें, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सोडियम दे रखा है।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन आपका सबसे कम है 66, उससे कम अगर आप देखो तो बेरिलियम है। तो यहाँ पे आप मैच करने आओगे तो आपको यहाँ पे सीधे-सीधे आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है? अगर आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ से आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इतना ज़्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है, पर एटलीस्ट जितना एनसीईआरटी में दे रखा है ना, भले यहाँ पे कितना भी डीप में दिया हो, तो हमें वो अपनी तरफ से यहाँ पे ज़रूर करके जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है, आपके यहाँ पे ऑक्सीजन का है 66, फिर बेरिलियम का आपका यहाँ पे है 111, ठीक है? और फिर हमने यहाँ पे देखा कि आपका यहाँ पे लिथियम का 152 और सोडियम का 186, ठीक है? तो 152 और 186 आपका यहाँ पे ये है एटॉमिक रेडियस इन चारों एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे ये 4 तो आपको करनी है, बाकी भी आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं वो भी आप ज़रूर यहाँ पे देख के जाना। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है? तो ये अब आपको हो सकता है यहाँ पे लग रहा हो कि थोड़ा यूज़लेस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आप बोलोगे तो इसी तरीके से यहाँ पे डाले भी जाते हैं, ठीक है? कि आपको यहाँ पे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर ऐसे मिलेंगे, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हिस्ट्री की, ठीक है? तो हिस्ट्री में आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। जिसको थोड़ी डीप में ज़्यादा नॉलेज होगी ना, तो वही यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी ज़रूर है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि आपका ये एनसीईआरटी से आ रखा है, ठीक है? हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बाहर से आया हुआ है, क्योंकि फिजिक्स में आपका सीडीएस 124 के जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स वाले, वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका उस टाइम का जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह थी, जो हमने डिस्कस भी किया है वैसे तो अपने फिजिक्स वाले पीवाईक्यूज़ में, तो वहाँ से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि वो वाले आप बोल सकते हो भले कि थोड़े बहुत आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज टाइप के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस थे। पर यहाँ पे ये तो आपका एनसीईआरटी से ही है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे ज़रूर कर लेना। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको 4 स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट दे रखी है और 4 आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। तो स्टेटमेंट आपसे बोल रही है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट यहाँ पे किसने दी है, ठीक है? तो देखो हमने यहाँ पे पीरियोडिक वाला जब हमने पीरियोडिक टेबल वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था अपनी एनसीईआरटी सीरीज में, तो मैंने आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले हम लोग ने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि डोमिनेट आपके ट्राइड्स वगैरह को, ठीक है? तो वहाँ पे 3 ट्राइड्स बनाए थे उन्होंने, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था कि उन्होंने एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में उनको अरेंज कर रखा था। फिर दूसरे हमने पढ़ा था यहाँ पे न्यूलैंड के बारे में, ठीक है? तो न्यूलैंड ने भी यहाँ पे एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में ही अपने एलिमेंट्स को क्या कर रखा था, अरेंज कर रखा था। और उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था और वो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो लाइटर एलिमेंट्स है, उन तक ही वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो आपका काम करता है, पर हेवियर एलिमेंट्स पे आते-आते वो लॉ आपका यहाँ पे यूज़लेस सा हो जाता है थोड़ा, ठीक है? उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था यहाँ पे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, जिसको आप एक तरीके से इनको बोल सकते हो, आप फादर ही हैं एक तरीके से यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई करे थे यहाँ पे अपने एलिमेंट्स। पर अभी अगर आप देखोगे तो मेंडलीफ के यहाँ पे जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बताया था, तो हमने उस टाइम पे भी पढ़ा था कि आपका जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बताया है, ये भी आपका एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे इन्होंने जो अरेंजमेंट किए थे एलिमेंट्स के, वो बेसिकली एटॉमिक मास के ऊपर किए थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से, तो हमारा आंसर मेंडलीव का तो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने बोला था कि आपका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आपको अरेंज करने की एलिमेंट्स को आपके पीरियोडिक टेबल में। वहीं पे आपका हमने यहाँ पे लास्ट पढ़ा था यहाँ पे हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी हम प्रेजेंट में पढ़ते भी हैं, ठीक है? इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर भी बनेगा वो आपका यहाँ पे हेनरी मोसले का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ही बेसिकली बोला था कि आपके एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आपके एटॉमिक मास से। और आप अगर प्रेजेंट का एटॉमिक टेबल भी अगर आप देखोगे, तो आपके जो एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं वो भी आपके इसी तरीके से ही किए जाते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके एटॉमिक नंबर के ऊपर आपके यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स है वो यहाँ पे अरेंज किए गए हैं प्रेजेंट आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 2 और जो ऑप्शन दे रखे हैं, जे थॉमसन तो आपके होने नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ रखा है, या इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी की थी बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे बहुत चीज़ें पहले भी डिस्कस कर ली है, ठीक है? तो आप यहाँ पे पिछले पार्ट्स में जाके देख सकते हो, क्योंकि हम अभी यहाँ पे चैप्टर वाइज ही करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज भी, चैप्टर में अलग-अलग आपके यहाँ पे करके, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके हर एक चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो एक हम वीडियो में 1 या फिर 2 आपके चैप्टर्स लेके उनको कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये वाला हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? फिर आपका लास्ट आ जाते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड। अब देखो रदरफोर्ड ने हमें यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे डाला था गोल्ड फॉइल के ऊपर, और इन्होंने यहाँ पे खोज करी थी न्यूक्लियस की, है ना? और इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन, जो आपके H+ आयन बेसिकली यहाँ पे गोल्डस्टीन वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट था, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे उन्होंने नाम दिया था H+ आयन। पर यहाँ पे जो प्रेजेंट में अगर आप नाम देखोगे तो हम यहाँ पे उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन को, बेसिकली यहाँ पे प्रोटॉन। तो वो जो नाम दिया है वो भी आपका रदरफोर्ड ने दिया है, इन्होंने खोज भी करी है यहाँ पे न्यूक्लियस की भी,
ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है और एक्सपेरिमेंट का नाम भी याद रखना है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा आंसर क्या होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो आपका पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में है। वैसे तो आपको सिर्फ 2 ही साइंटिस्ट दे रखे थे पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में, तो उससे आप यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आप ये पीरियोडिक टेबल भी देख पाओगे, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये आपकी है लेंथेनॉइड सीरीज, ये है आपके यहाँ पे एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, फिर ये आपको यहाँ पे जो जिगजैग पाथ दिख रहा है ना यहाँ पे डार्क थोड़ा ब्लू साइड कलर में, तो ये सब आपके हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, ये सब आपके हैं यहाँ पे मेटलॉइड्स। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि ये आपकी क्या है यहाँ पे, ये सब आपके हो जाएंगे यहाँ पे मेटलॉइड्स। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इधर की तरफ में, जो आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल रहा है, ये सब आपके हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स। ये सब आपके क्या है यहाँ पे नॉन मेटल्स। जो लास्ट वाले आपके ग्रुप में है, ये वाला देखो ऐसे याद रखना, इस तरीके से जो ये लाइन जा रही है ना आपकी वर्टिकल, ये इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्रुप्स। ठीक है, और टोटल अगर आप ग्रुप देखोगे तो आपके यहाँ पे 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वहीं पे जो आपकी लाइन इस तरीके से जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इधर आप देखोगे तो overall आपके यहाँ पे 7। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पीरियड्स। ठीक है, और इधर की तरफ आपको मिलेंगे यहाँ पे मेटल्स, इधर की तरफ आपको मिलेंगे यहाँ पे मेटलॉइड्स, बीच में जो आपके जिगजैग पाथ में जा रहे हैं, और इधर आपका है यहाँ पे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आइडियली अगर आप देखोगे यहाँ पे अपने एनसीईआरटी में, तो आपको 7 नॉन आपके मेटलॉइड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आपके यहाँ पे बोरॉन आ जाता है, सिलिकन आ जाता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर आपका यहाँ पे टेरेलियम है और आपका पोनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीमनी है। तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके ये 7 आपके क्या है यहाँ पे, ये आपके हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका यहाँ पे नाम भी ज़रूरी है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, बाकी आपको अल्कलाइन मेथड, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल, ये सब हम यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इनके ऊपर आपको अगर पढ़ना है तो ये वापस से आप यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी सीरीज़ वाला जो हमारा वीडियो है उस पर जाके आप ज़रूर इनके बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ पे हमने कंप्लीट थ्योरी वाइज, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा है, तो उसमें आप यहाँ पे ज़रूर जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे आपकी अगर ऐसी नीड है तो। ठीक, तो यहाँ पे ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इस तरफ आपका मेटल हो जाएगा, बीच में आपके यहाँ पे ज़िगज़ैग वाले ये आपके हैं मेटलॉइड्स, इस तरफ आपका नॉन मेटल, लास्ट वाला जो है ये है आपके यहाँ पे इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैसेज़ वगैरह, और इनर्ट गैसेज़ का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। और आपको ये भी मैंने बता चुका हूँ यहाँ पे कि हर कोई आपका जो एलिमेंट है वो चाहता है कि उनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल रहे। इसके लिए या तो वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन जो आप उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, या फिर जितने उनको ज़रूरत होते हैं वो यहाँ पे गेन करते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग वाला हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ रखी है आपके यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में, जहाँ पे आपका जो कार्बन है वो बेसिकली यहाँ पे शेयर करके आपका बॉन्ड के थ्रू, आप बोल सकते हो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि वो बनाता है आपका, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आपके यहाँ पे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, वैलेंसीज वगैरह हमने यहाँ पे पढ़ रखी है, तो ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। ठीक, अब जैसे जैसे आप यहाँ पे इसमें नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ शेल्स आपके यहाँ पे क्या होते रहेंगे, यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो आपके होंगे, जो हमने पढ़ रखा है ना यहाँ पे KLMN, ये वाले आपके जो शेल्स है जो हमने यहाँ पे बोर्स मॉडल में हमने पढ़े थे, तो ये वाले आपके जो शेल्स है वो धीरे धीरे आपके यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे। और ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो ना, तो आप इस तरीके से याद रखना, पहले पे आपका हाइड्रोजन है, दूसरा इधर आओगे आप। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे पीरियड्स के तौर पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स लेंगे, और उसमें भी सबसे पहला जो आ रहा है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन। फिर सेम आपके यहाँ पे पीरियड में आपका आ जाता है यहाँ पे हीलियम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे बाकी आपका कोई और एलिमेंट है नहीं, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे दूसरे पीरियड में आप आ जाओगे, फिर आएगा आपका लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर वापस इस तरफ आ जाओ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 20 तक, मतलब यहाँ पे यही कैल्शियम तक तो आपको यहाँ पे याद ही रहने चाहिए, जो जनरली आपको देखोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में भी वगैरह यहाँ तक ही ज़्यादातर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हर एक को लगभग याद भी रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी, बाकी अब जैसे जैसे आएगा आगे तो हम वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते। देखो अब अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको करेक्ट, आपको क्या बताना है यहाँ पे, सिंबल बताना है। ठीक है, सिंबल्स बताने हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के, कि हम गोल्ड को किस तरीके से लिखते हैं, टिन को किस तरीके से लिखते हैं, और लेड को किस तरीके से लिखते हैं। तो देखो अब ये सिंबल्स होते क्या है, तो सिंबल्स आप जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, ये आपको H लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे लिथियम में Li दिख रहा है आपको लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका है यहाँ पे सिंबल। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को ना हम लोग यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना है, जो आपको यहाँ पे याद भी रखना है, कि हर एक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही चीज़ बेसिकली आपको पूछी जा रही है कि हम गोल्ड को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो हमेशा याद रखना, गोल्ड को हम लोग करते हैं AU से। ठीक है, पहला लेटर आपका कैपिटल रहेगा, दूसरा आपका हमेशा स्मॉल रहेगा।
तो यहाँ पे आप ये GA हटा सकते हो और AT हटा सकते हो, ठीक है। तो AU आपका अभी तक करेक्ट है। फिर लेड को हम लोग यहाँ पे करते हैं PB से, ठीक है। तो अभी तक आप देखोगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मैच भी कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप यहाँ पे देख के चलो, आपका यहाँ पे गोल्ड आपको दिख रहा होगा, ये आपका है यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। ये गोल्ड आपको याद रखना है, प्लैटिनम आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ज़्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपके शुरू के जो 20 हैं वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर कॉपर आपको याद रखना है, जिंक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के आपके जो एलिमेंट्स है ना, उनकी आपको यहाँ पे एटलीस्ट सिम्बल्स पता होना चाहिए कि हम लोग उनको किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका आयरन है, आप सोचोगे यहाँ पे कि हम आई से लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है, FE से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये आपके हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बिल्कुल भी आपको इनको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे यही रहेगा, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे दे रखा था यहाँ पे लेड, गोल्ड, और तीसरा आपको दिया था यहाँ पे टिन। तो देखो टिन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे SN करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मैच करने जाओगे, तो आपका यहाँ पे C ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे करेक्ट बनेगा, और ये दो आपके हो जाएंगे यहाँ पे गलत, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो आपका SB सिंबल है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंबल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सिंबल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो SB सिंबल आपका बेसिकली एंटी मनी का होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे भी, तो आपको दिखेगा ये वाला एंटी मनी, जो आपका मेटलॉइड्स है, जो आपको मैं बता भी रहा था। तो एंटी मनी का सिंबल आपका SB है, और हमसे एंटी मनी नहीं पूछा था, हमसे यहाँ पे टिन पूछा था, और टिन आपको यहाँ पे ये दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ही आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे यही चीज़ें रहेंगी जो आपको यहाँ पे याद रखना है। छोटी से छोटी चीज़ें हैं, इसमें सच कोई भी यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और फिर टिन के ठीक नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे लेड भी, ठीक है, जो आपका PB से डिनोट हो रहा है, जो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये इन्होंने वही सिंबल्स बेसिकली यहाँ पे वही एलिमेंट्स के सिंबल पूछे हैं, जो जनरली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आपके यूज़ होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स में, या फिर केमिकल रिएक्शंस वगैरह, जो हमने यहाँ पे चैप्टर भी पढ़ रखा है, उनमें जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वही आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे C ऑप्शन, जैसा मैंने आपको बताया, ये ज़रूर आपको यहाँ पे याद कर लेना है। फिर आगे चलते हैं। तो देखो आगे आपको पूछा जा रहा है कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये सिंबल्स देना किसने शुरू किया था, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने सिंबल्स देना यहाँ पे शुरू किया है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ रखी है कंप्लीट, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में, वही वापस से बोलूंगा, एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सिंबल देना शुरू किया था, वो आपके थे यहाँ पे डेल्टन, ठीक है। उसके अलावा फिर आप देखोगे यहाँ पे जो बर्ली आपके यहाँ पे बर्जीलियस है, तो बर्जीलियस ने बेसिकली यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे इस तरीके से दिए थे, जो अब हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं। जैसे आप देखोगे ना, ब्रोमीन को हम B और फिर R करके लिखते हैं, क्लोरीन को Cl करके हम लोग लिखते हैं, है ना। फिर हीलियम को हम He लिख रहे हैं, हाइड्रोजन को H लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को O लिख रहे हैं। तो ये जो सिंबल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, आयरन को हम Fe करके लिख रहे हैं, तो ये जो हम यहाँ पे सिंबल्स देख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपके यहाँ पे नाम इन्होंने यहाँ पे दिया, किसने दिया है, ये आपके यहाँ पे बर्जीलियस ने दिया है, ठीक है। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा बेसिकली यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पे C ऑप्शन, आपके बर्जीलियस, ठीक है। और वहीं पे अगर आप डेल्टन में देखोगे, तो डेल्टन में बेसिकली आपको इस तरीके के आपके सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो इन्होंने क्लियरली ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से टाइप का फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, या फिर ये सेकंड टाइम बोल रहे हैं, या फिर आप बोल दो एक तरीके से कि पिक्चर टाइप के आपके एलिमेंट्स के सिंबल बता रहे हैं, या फिर जो हम वर्ड्स करके लिखते हैं वो वाले सिंबल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बस यहाँ पे थोड़ा सा आप बोल सकते हो यहाँ पे ये मिसिंग टाइप है। पर हम लोग यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट में हम बात करते हैं, तो हम प्रेजेंट में हमेशा यहाँ पे बर्जीलियस का नाम लेके चलेंगे कि इन्होंने अपने जो सिंबल्स हैं, जो यहाँ पे लिखने का तरीका है कि हम क्लोरीन को Cl करके लिखेंगे, वो इन्होंने दिया था, ठीक है। तो हम वो मान के चलते हैं। तो अपना यहाँ पे अगर आप यूपीएससी आंसर की भी देखोगे, तो आपको यहाँ पे C ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बाकी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। बाकी आपका यहाँ पे ये सब तो आपके यहाँ पे लॉज से रिलेटेड है, तो वो हम आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, बॉयल्स लॉ वगैरह, तो उनसे रिलेटेड हो जाएंगे। और डेल्टन आपके हो गए, ठीक है, डेल्टन ने आपका यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, वो भी आपको पता होगा। और एंथनी लेवेवाइजर ने बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर यहाँ पे बताया था, जो आपका यहाँ पे लॉ दिया था इन्होंने, डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ दिया था इन्होंने, वो सब हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे C ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो आगे आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये आपका क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा थ्योरी टाइप का पूछ लिया है, पर यहाँ पे ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये भी आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिल जाएगी, और वो आप यहाँ पे देख पाओगे कि टोटल आपके 118 एलिमेंट्स हैं,
जिसमें से 98 आपके कैसे हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। और आपसे यहाँ पे पूछा भी कौन से गए हैं, नेचुरली अकरिंग पूछे गए हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भले आपको देखने को मिल रहा है कि 98 है, तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो 98 के सबसे ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ये चीज़ को आपको फोकस करना है कि एनसीईआरटी में 98 दे रखा है, क्योंकि वो एनसीईआरटी आप बोल सकते हो एक तरीके थोड़ा ओल्ड हो गया। अगर कोई नए एलिमेंट्स आए होंगे तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं बताए होंगे, पर अभी ये आपका प्रेजेंट टाइम में पूछा हुआ है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई अलग यहाँ पे सिनेरियो हुआ हो, ठीक है। पर ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि एनसीईआरटी में जैसे 98 एलिमेंट्स को नेचुरली अकरिंग एलिमेंट यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे आप देख भी पाओगे, जो मैंने मार्क भी कर रखा है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पहला ही पेज है आपका, वहाँ का स्क्रीनशॉट है ये। तो उसमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 98 एलिमेंट्स इन्होंने बताया कि नेचुरली अकरिंग है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो। तो सबसे ज़्यादा क्लोज आपका कौन सा है, 94 है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा 94, ठीक है। वैसे यहाँ पे इनको 98 देना चाहिए था, पर इन्होंने 94 दिया है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे अलग आ जाती है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे ये 98 होना चाहिए था, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का। और मैंने आपको यहाँ पे बहुत बार बताया, जब मैंने आपको एनसीईआरटी सीरीज में भी जब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे सिलेबस का पार्ट है। क्योंकि इसके मदद से ना आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आपका ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना, ये सब आपके जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको वो सीरीज याद होगी, ठीक है। तो वो सीरीज मैंने आपको वहाँ पे बता रखी है, उसको आप ज़रूर देख लेना। बाकी आपको ना छोटे तरीके से आपको बुक में भी थोड़ा दे रखा है, इस छोटे सा आप बोल सकते हो यहाँ पे एक टेबल के तौर पे। और मैंने आपको इसी के साथ में बहुत आप बोल सकते हो यहाँ पे एक लेंदी सीरीज बताई थी, जो जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के। तो वो आप यहाँ पे ज़रूर देख लेना, ठीक है, उस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे वीडियो में। और यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है रिएक्टिविटी सीरीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा लिखवा ही देता हूँ, वरना आप यहाँ पे अलग सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ऊपर से नीचे तक हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपका आता है यहाँ पे पोटेशियम, फिर आपका आता है यहाँ पे सोडियम, फिर आता है आपका यहाँ पे लिथियम, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे बेरियम, स्क्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर आपका मैग्नीज, ठीक है, ये मैग्नीशियम है और ये आपका मैग्नीज है। फिर आपका आता है यहाँ पे जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम। अब देखो क्रोमियम के बाद अब मैं यहाँ पे ऊपर से लिखूंगा, ठीक है। तो ये जब मैं यहाँ अब मैं यहाँ पे जो एलिमेंट लिख रहा हूँ ना, वो क्रोमियम के बाद आएगा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे आयरन, जिसको हम Fe से लिखते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे कैडियम Cd, कोबाल्ट आपका, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे निकल, फिर टिन, उसके बाद आपका लेड। तो यहाँ तक तो हो गए यहाँ पे जितने भी आपके मेटल्स वगैरह हैं जो आपके पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है। इसके साथ फिर बीच में ना इन्होंने एक आप बोल सकते हो यहाँ पे नॉन मेटल को डाल रखा है, वो है आपका हाइड्रोजन, कंपैरिजन के लिए बस, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से एक नॉन मेटल को यहाँ पे डाला गया है कंपेयर करने के लिए यहाँ पे, तो वो उसका आपका आंसर बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और इसलिए भी आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट्स में भी इसको यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ की तरफ आपका बन जाएगा यहाँ पे एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एस के तौर पे, तो मैं आप यहाँ पे सिंबल ही लिखवा रहा हूँ, तो सिंबल ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एंटीमनी है आपका यहाँ पे अगला। एंटीमनी के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे बिस्मिथ, बिस्मिथ के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे कॉपर, ठीक है। कॉपर के बाद आपका यहाँ आता है आपका मरकरी, मरकरी के बाद आपको देखने को लेगा यहाँ पे सिल्वर। अब सिल्वर के बाद यहाँ पे वापस से ऊपर से लिख दे रहा हूँ, अगला आपका यहाँ पे गोल्ड, और फिर है आपका यहाँ पे प्लेटिनम, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। और अगर यहाँ पे बात करें ओनली आपके यहाँ पे नॉन मेटल की यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ में, ठीक है, तो वो भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वो भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, वो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आपको यहाँ पे कभी भी रिएक्शन देके बोला जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको फॉलो करना है, फिर 4 ऑप्शन में आपको रिएक्शन वापस से लिख के बताया जाए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो आपको ये सीरीज पता होना चाहिए। क्योंकि जो आपके हाईएस्ट ऑर्डर की यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, जैसे आपका पोटेशियम एक दे दे और एक तरफ आपको दे दे मान लेते हैं कॉपर, तो हमेशा याद रखना कि कॉपर को आपका पोटेशियम रिप्लेस कर देगा जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्योंकि आपको यहीं पे दिख रहा है कि आपका जो पोटेशियम है वो आपका हाईएस्ट ऑर्डर पे है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। अब मान लो सबसे ऊपर नहीं होता, ठीक है, मान लेते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर के ऊपर वाला हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते कोई भी यहाँ पे इस वाले लाइन में मान लेते निकल ले लिया, कोबाल्ट ले लिया।
अब ये कॉपर से अभी भी ऊपर ही है ना, तो ये भी इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का आपको जानना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, और कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी में ना इसको एक्टिविटी सीरीज करके भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप ये वाला छोटा सा आपका टेबल याद कर लो, क्योंकि ज़्यादातर आपको हो सकता है इसमें से ही दे दे, पर यहाँ पे ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, तो वो सब मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए, तो वो आप यहाँ पे इनको ज़रूर आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यही वाले रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको दे रखे हैं एलिमेंट्स, मैग्नीशियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, जिंक दिया है, आयरन दिया है, और फिर आपको बोला है यहाँ पे कि HCl से रिएक्ट करते टाइम इनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आप यहाँ पे देख पाओगे रिएक्टिविटी सीरीज में इनमें से सबसे ऊपर कौन सा है। तो सबसे ऊपर देखोगे अगर आप, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे जिंक, और जिंक के बाद आपका आता है यहाँ पे आयरन। तो जिस ऑर्डर में आपको ये क्वेश्चन ही दे रखा है ना, उसी ऑर्डर में आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, रिएक्टिविटी सीरीज बनेगी। तो हमारे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा आपका यहाँ पे बोलोगे एक तरीके से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका जो है वो है मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम है, फिर आपका यहाँ पे जिंक है, और फिर आपका यहाँ पे आयरन है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। फिर अगले पे चलते हैं, अगला देखोगे आप, तो आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कौन नहीं करता है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल आपसे यही पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑक्साइड तो तभी बनेगी ना जब कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये बेसिक सी चीज़ है कि ऑक्साइड तो आपकी तभी बननी है अगर कोई आपका एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। अब यहाँ पे ऑक्साइड बन ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर भी आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लास्ट में मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर वाले हाईलाइटर से मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर और आपका गोल्ड, ठीक है, ये दोनों आपके एक ऐसे एलिमेंट्स है जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी हाई टेम्परेचर हो तब भी आपके रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे मैग्नीशियम, लेड, टिन और सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर आपको दे दिया, यहाँ पे सिल्वर भी दे रखा है, सीधी सीधे बात आपके हो जाएगी, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सिल्वर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी ऑक्साइड बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे यही चीज़ आ जाती है कि कौन कौन से आपके यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स है जो आपके यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ इसको आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ये आपसे यहाँ पे बहुत बार पहले भी पूछा गया है और अभी भी यहाँ पे पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको बिल्कुल भी प्लीज़ यहाँ पे भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली, यहाँ पे हमारा बन जाएगा यहाँ पे सिल्वर, आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ये आपको यहाँ पे दे भी रखा है मैंने आपको एक कंप्लीट मार्क पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखी है, टेलीग्राम चैनल का आपको ये नाम दिख रहा होगा, इसको सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी इन सब की, ठीक है। फिर अपने नीड के बेसिस पे अपने आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उनको। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर। अब देखो हमने यहाँ पे बहुत बार पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल्स आपके कैसे होते हैं, आपके सोनोरस होते हैं, ठीक है, सोनोरस होते हैं मतलब यहाँ पे साउंड कर सकते हैं, और इसीलिए आपका आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे बी रहेगा, सोनोरस है, ठीक है। इसलिए आप देखते होगे कि कभी भी जैसे आप पेपर भी देने जाते होगे ना, अगर कोई स्कूल वगैरह में यूपीएससी का लेवल का कोई भी पेपर देने जाओगे, तो ज़्यादातर वो कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में ही होता है, तो हमेशा बेल बजती है, ठीक है। तो वो जो बेल बजती है वो आप सुनते हो कि अब इतना टाइम बचा है, या फिर इतना टाइम अब हो गया, खत्म हो गया आपका पेपर, तो वो बेल बजाते हैं ना, तो वो बेसिकली आपका एक मेटल होता है जिसपे वो मारते हैं, फिर आपका साउंड क्रिएट होता है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है यहाँ पे सोनरस, ठीक है। मेटल आपके सोनरस होते हैं, मतलब यहाँ पे वो साउंड क्रिएट करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल भी आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया और यहाँ पे भी आप देखोगे अभी भी आपसे यहाँ पे बार बार यहाँ पे ये पूछा भी जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे कि मेटल आपका क्या है, यहाँ पे सोनरस भी है। फिर मेटल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो देखो मेटल आपके यहाँ पे डक्टाइल भी होते हैं और मेबल भी होते हैं। अब देखो मेबल मतलब होता है कि यहाँ पे ना ये आपके थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है, ये आपके क्या बना सकते हैं, यहाँ पे थिन शीट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो मेटल आपका मीएबल भी है, पर यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से क्या प्रॉपर्टी आपके मेटल की है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको जो स्कूल में बेल्स हैं
उसमें जो साउंड आता है बेसिकली आपका यहाँ पे स्कूल बेल्स में, तो वो आपका जो मेटल है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है उस पर्टिकुलर केस में, स्कूल बेल्स के केस में आपकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर बनेगा यहाँ पे सोनोरस। वरना आप देखोगे तो आपके जो मेटल्स होते हैं ये आपके मिएबल भी होते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पे डक्टाइल भी होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब होता है यहाँ पे कि हम इनके मदद से हम लोग यहाँ पे वायर्स वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वायर वगैरह बना सकते हैं। मेबल मतलब होता है कि हम यहाँ पे थिन शीट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपके जो मेटल्स होते हैं ये आपके लस्ट्रस भी होते हैं, मतलब यहाँ पे लस्ट्रस का मतलब होता है यहाँ पे शाइन करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके क्या होते हैं यहाँ पे गुड कंडक्टर होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, गुड कंडक्टर होते हैं यहाँ पे ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी आपको यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, और जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं उनमें ये सब प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलती है, ना ही वो सोनरस होते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका हर एक एलिमेंट नहीं होगा। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपका एक नॉन मेटल है, पर वो तब भी आपका कंडक्टिव है वो, ठीक है, मतलब उसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि वो एक नॉन मेटल है। तो इसी तरीके से आपके कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा गया क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो इनके हाई होता है यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्या होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका यहाँ पे क्या रहता है यहाँ पे हाई रहता है, ठीक है। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर आपको यहाँ पे स्कूल बेल्स के केस में पूछा था तो आपका सोनरस होते हैं क्योंकि मेटल्स, इसलिए यहाँ पे ये स्कूल बेल्स में यूज होते हैं। इसके अलावा देखोगे आप तो यहाँ पे लिक्विड मतलब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड आपका कौन सा मेटल रहता है, अगर ये पूछता है कभी भी तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो आपके ना सीजियम और गैलियम भी जो होते हैं ना वो आपके यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। पर इनके लिए 303 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब रूम टेम्परेचर जो आपका 273 केल्विन का होता है, उससे आपका थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप और दे दो इनको तो सीजियम और गैलियम भी आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। पर जो आपके रूम टेम्परेचर पे अकेला जो प्रेजेंट रहता है वो आपका मरकरी रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है, आपसे सबसे ज़्यादा पूछा भी जा सकता है। फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिखवा दे रहा हूँ, वो आपका रहेगा यहाँ पे, अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है तो वो है आपका यहाँ पे गोल्ड, सबसे ज़्यादा मेबल एलिमेंट कौन सा है तो वो भी आपका आंसर रहेगा यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे पूछता है, हीट में अगर आपसे मान लो पूछा जाता है तो वो आपका बन जाएगा यहाँ पे सिल्वर और बन जाएगा आपका यहाँ पे कॉपर, ठीक है। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में पूछे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे सिल्वर और आपका यहाँ पे कॉपर, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है। लस्ट्रस में पूछा जाए आपको सबसे ज़्यादा तो वो आपका रहेगा यहाँ पे, मेटल की बात हो रही है तो यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे रोडियम, ठीक। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, आपसे बार बार यहाँ पे पूछा जाता है। और अभी आप आगे भी देखोगे आपको मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे भी आपसे यहाँ पे बार बार ये चीज़ें पूछी गई हैं। एंड नाउ इसमें आप यहाँ पे देख पाओगे एनसीईआरटी में भी ये सेम चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है कि मेटल आपके सोनरस होते हैं, और इसके बाद ही आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के तौर पे भी बता रखा है कि आपका यहाँ पे बता पाओगे कि क्यों आपकी स्कूल बेल्स साउंड करती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी मेटल से बनती है और वो साउंड करती है क्योंकि वो आपके क्या होते हैं, मेटल्स आपके सोनरस होते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे समझा भी रखी है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखो ये तो आपको मैंने चलो अभी अभी लिखवा भी दिया है, बाकी मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे गुड कंडक्टर या फिर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, वो आपको दे रखा है यहाँ पे सिल्वर और आपको यहाँ पे दे रखा है कॉपर, ठीक है। तो और पुअर कंडक्टर में तो आपका यहाँ पे दे रखा है लेड और मरकरी। तो अब हो सकता है आपको किसी पेपर में आपको पुअर कंडक्टर पूछ ले और वहाँ पे फिर ये दोनों आपको एज एन ऑप्शन दे दे, लेड एंड मरकरी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिल्वर एंड कॉपर अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो है ना आपको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी वैसे बता दिया था, यहाँ पे भी अगर आप देखो सिल्वर एंड कॉपर, और यहाँ पे मैंने आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दिया, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो आगे आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे देखोगे लेड एंड मरकरी भी आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे याद रखना ये आपके बैड कंडक्टर हैं, ठीक है। ये आपके गुड कंडक्टर नहीं है, ये आपके यहाँ पे बैड कंडक्टर है यहाँ पे ऑफ हीट, ठीक। तो प्लीज़ यहाँ पे इस चीज़ का तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, या फिर आप बैड बोल लो या पुअर बोल लो, जैसा भी आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। फिर इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट
एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली अब ये बोला जा रहा है, आपको ये बताना है इन चारों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट आप केरोसिन ऑयल में रखते हो ताकि वो फायर को कैच ना कर ले, मतलब उसमें इमीडिएटली आग ना लग जाए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर बेसिकली आपका रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन सोडियम। और इसके ऊपर मैंने आपको अपनी एनसीईआरटी सीरीज वापस से वही सेम चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे भी करवा रखा है जब मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी कवर अप करी थी, तो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे आपको मैंने लिखवाया था कि आपके ना ये लाइट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब सोडियम आपका इतना ज़्यादा लाइट है कि आप इसको ना नाइफ से भी काट सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको ना केरोसिन ऑयल में या फिर पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। जैसे आपका लिथियम है वो आपका पैराफिन वैक्स में रखा जाता है, जो कि आपका क्रूड ऑयल से बनता है। तो अगर आप वैसे सोचोगे ना तो वो भी आपका एक ऑयल का ही पार्ट है। ठीक है, पैराफिन वैक्स। और आपका जो ये सोडियम और आपका पोटेशियम है, ये तो आपको क्लियरली याद रखना है, ये आपका केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो अगर आप देखोगे ये तीनों आपके लाइट एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन वैक्स या फिर केरोसिन ऑयल। ठीक है, और हर एक ऐसा मत सोचना कि आपका सोडियम को पैराफिन वैक्स में भी रख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग है। यहाँ पे ये प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, लिथियम आपका पैराफिन वैक्स में रहेगा, सोडियम और केरोसिन आपका केरोसिन, मतलब यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आपका केरोसिन ऑयल में रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएंगी। फिर हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, आई होप कि मैंने मार्क तो कर दिया है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका यहाँ पे, या फिर मेटल बोल लो, वो आप ऑयल में स्टोर नहीं करते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पैराफिन वैक्स जो है आपका, ये आपका क्रूड ऑयल से बनता है। ठीक है, तो उसको भी आप ऑयल मान सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि आपका लिथियम हम स्टोर करते हैं। ठीक है, उसमें पोटेशियम हम लोग स्टोर करते हैं कैरोसिन में, फिर सोडियम भी हम लोग स्टोर करते हैं कैरोसिन में। तो हम क्या चीज़ स्टोर नहीं करते, कौन सा मेटल, वो आपका रहेगा यहाँ पे रुबीडियम। ठीक है, तो अपना राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे रुबीडियम। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। अब देखो यही मैं बता रहा था, ये आपका है यहाँ पे एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे अब एक्सेप्शन के बारे में पता होना चाहिए था कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो नॉन मेटल है और वो तब भी यहाँ पे लस्ट्रस है, मतलब वो शाइन करता है। क्योंकि शाइन करने की जो प्रॉपर्टी है वो तो आपके मेटल्स की होती है, पर यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रेफाइट का, कि ग्रेफाइट आपका है तो वो भी नॉन मेटल, पर तब भी यहाँ पे वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसी तरीके से एक आपका गुड कंडक्टर आपका यहाँ पे जैसे ग्रेफाइट है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी सेम तरीके से आपका लस्ट्रस भी होता है एक नॉन एलिमेंट, जिसका नाम है यहाँ पे आपका आयोडीन। ठीक है, डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है, और इसका भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये दूसरा वाला जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। तो यहाँ पे क्लियरली आपको कंप्लीट स्टेटमेंट आपको दे रखी है यहाँ पे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्पेसिफिकली बात करोगे साइंस पोर्शन की, तो एटलीस्ट। ठीक है, तो साइंस पोर्शन में तो आपको अच्छे से यहाँ पे करके ही जाना है। कोई भी अगर आपका यूपीएससी लेवल का पेपर है जिसमें 9-10 की एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो आपको एनसीईआरटीज करनी ही करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चाहे आप सीडीएस की बात करो, सीएपीएफ की बात करो, दोनों के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे सीडीएस 2020 में अगला क्वेश्चन आ रखा है आपसे, यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। अब ये बताने हैं बेसिकली आपको इन दोनों जो आपको बेसिकली चार ऑप्शन दिए, वो कौन से दो एलिमेंट्स है जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। अब देखो मैंने आपको एक तो बता दिया जो था आपका एक एलिमेंट जो आपका था एक मेटल, वो आपका कौन सा था, वो था आपका यहाँ पे मरकरी। अगर आप यहाँ पे देखोगे पिछले अगर आप क्वेश्चन में चलो तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि आपका जो मरकरी होता है वो आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे 273 केल्विन आपका जो रूम टेम्परेचर है उस पे। बाकी सीजियम गैलियम भी रूम टेम्परेचर को थोड़ा अगर आप ऊपर हीट कर दो 303 केल्विन पे, तो वो भी लिक्विड में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपसे पहले पूछा जा चुका है, वो भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे मरकरी। तो मरकरी आप देखोगे तो एक तो यहाँ दे रखा है और एक बस यहाँ दे रखा है। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन और अपना यहाँ पे सी ऑप्शन, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सीधे सीधे इनको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमें अब यहाँ पे ये चीज़ तो पता चल गई है कि हमारे पास अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं। एक आपका यहाँ पे हो सकता है या तो ब्रोमीन के सॉरी आपका यहाँ पे ब्रोमीन के साथ मरकरी, या तो आपका यहाँ पे ये हो सकता है आपका रुबीडियम के साथ मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये चीज़ याद रखना कि आपका एक ऐसा नॉन मेटल जो आपका रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसका नाम है यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे यही चीज़ रहेगी, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो वो आपका बनने वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो इसको प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि एक लौता आपका बोल सकते हो यहाँ पे कि एक लौता आपका जो लिक्विड है, ठीक है, जो नॉन मेटल भी है, वो आपका है यहाँ पे ब्रोमीन, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके यहाँ पे नॉन मेटल्स है ना, वो या तो आपके वो गैस में है, या फिर वो आपके यहाँ पे क्या है, वो आपके यहाँ पे सॉलिड में है, ठीक है। जैसे आपके जितने भी नोबल गैसेस वगैरह हो गई, वो सब भी आपके क्या, वो सब आपकी गैसेस ही तो हैं। तो आपके यहाँ पे ज़्यादातर जो आपके नॉन मेटल्स है ना, वो आपके या तो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, या फिर आपके सॉलिड के फॉर्म में। तो लिक्विड के फॉर्म में बस आपका एक ब्रोमीन ही है जो यहाँ पे आपको मिलता है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे भी देख पाओगे, यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख पाओगे कि आपका नॉन मेटल आपके ज़्यादातर क्योंकि सॉलिड्स और गैस में होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि आपका लिक्विड में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मार्क भी कर लेना यहाँ से, ठीक। फिर हम आगे चल लेते हैं। तो देखो अगला आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ बोथ मेएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो देखो ये भी मैंने आपको यहाँ पे उस वाले क्वेश्चन में बता रखा है। यहाँ पे अगर आप वापस आओ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेस्ट डक्टाइल और बेस्ट मेएबल मेटल कौन सा है, वो है आपका यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे वापस, तो यहाँ पे आप देख भी पाओगे, तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा अपना यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऊपर आपका है यहाँ पे ये मेएबिलिटी का, जहाँ पे आपको बता रखा है क्लियरली कि गोल्ड और सिल्वर भी आपके यहाँ पे मेएबल मेटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट मेएबल तो है ही, पर वो आपके मेएबल मेटल्स भी होते हैं। फिर दूसरा आपका कि यहाँ पे आपके डक्टिलिटी के बारे में बता रखा है, और यहाँ पे आपको क्लियरली बोल रखा है कि गोल्ड आपका है यहाँ पे मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि आपका जो गोल्ड है, वो आपका मेबिलिटी भी है, और आपका डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी भी यहाँ पे शो करता है। मतलब यहाँ पे थिन वायर्स भी बना सकता है, साथ ही साथ थिन शीट्स भी बना सकता है, साथ ही साथ वायर्स भी बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम प्रॉपर्टी देख भी चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अलॉय सोल्डर। अब देखो अलॉयज वाली जो चीज़ें हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, चाहे आप सीडीएस की बात करो या फिर सीएपीएफ की बात करो। तो अलॉयज के बारे में भी हमें यहाँ पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तो आपको चलो एनसीईआरटी का ही हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया है पर मैं आपको यहाँ पे अलग से भी कुछ लिखवा दूंगा, ठीक है। अब जैसे अब अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं तो एनसीईआरटी में आप यहाँ पे देखोगे कि लेड और आपका यहाँ पे टिन से बनता है आपका क्या, सोल्डर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये पिंक वाले हाईलाइटर से मैंने मार्क कर रखा है। तो सोल्डर आपका क्या है, यहाँ पे एक अलॉय है जो कि आपका लेड और टिन से बनता है। तो अगर आप यहाँ पे वापस आओ, और यहाँ पे अगर आप देखो लेड और टिन, ठीक है, तो लेड एंड टिन आपको यहाँ पे दिखेगा सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑप्शन में। तो यही अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो जैसे आपका यहाँ पे अमलगम है, अमलगम आपका यहाँ पे हो जाएगा मरकरी का, ठीक है। फिर आपको ब्रास दे रखा है यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, वो आपका अलॉय होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है, जो कि आपका एक, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आपका है कॉपर और टिन का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो चार तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे दे ही रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी पहले आ भी रखा है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और लिखवा देता हूँ मैं, तो वो आप यहाँ पे ज़रूर लिख लेना। जैसे एक है आपका यहाँ पे डुरैल्यूमिन, ठीक है तो यहाँ पे आपका है एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीज। फिर अगला है आपका यहाँ पे जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर। इसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे एल निको। अब जैसा आपको नाम दिख रहा है, सीधे सीधे आप यहाँ पे बोल सकते हो एल्यूमिनियम, निकल और आपका कोबाल्ट, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो छोटे छोटे क्वांटिटी में आपको ना यहाँ पे कॉपर वगैरह, आपको आयरन, ठीक है, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलता है। पर एटलीस्ट आपको ये तीन तो पता हो, ठीक है, इसके साथ वाले। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका रहता है आयरन, फिर आपका रहता है यहाँ पे निकल और क्रोमियम, ठीक है, निकल और आपका क्रोमियम। तो ये भी आपका यहाँ पे ये है इम्पॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा एक लास्ट और लिख लो, वो आपका बन जाएगा यहाँ पे मैगनीन, जिसमें आपको यहाँ पे कॉपर, मैग्नीज और निकल आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे आपके हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके अलॉयज मैंने थोड़े बता दिए, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे इनको भूलना नहीं है। इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे अभी भी क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। फिर अगले पे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
व्हेन नॉन मेटल्स आर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो आपसे ये बेसिकली अब ये पूछ रहा है कि जब आपके नॉन मेटल्स पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो कौन से टाइप की ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि आपको जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना वो सब आपको ऑक्साइड के दे रखे हैं कि वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो देखो हमेशा याद रखना कि नॉन मेटल जो होंगे ना वो आपके हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल्स आपके हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और वो आप यहाँ पे भी देख पाओगे, एनसीईआरटी का आपको स्क्रीनशॉट भी दे रखा है कि आपके मोस्ट जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो आपके कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके यहाँ पे मोस्ट मेटल्स हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यहाँ पे इनको यहाँ पे याद रखना, हमेशा याद रखना। नॉन मेटल्स आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे और आपके मेटल्स वो आपके बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसीलिए अपना, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा है नॉन मेटल्स का, तो अपना आंसर बन जाएगा यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड का। अगर मेटल्स का पूछता तो अपना बन जाता है यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स में जो भी आपसे पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वरना आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी अपने आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। मुझसे भी पूछ सकते हो, जो बाकी वहाँ पे अपनी कम्युनिटी है उससे भी आप वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसलिए आप यहाँ पे वो ज़रूर आप ज्वाइन भी कर लेना। अगर आप पहली बार आए थे यहाँ पे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।